हाँ जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स छत्तीसगढ़ बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 को टारगेट करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी में सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा प्रोमिनेंट है। बुक में आप देखेंगे मात्र 2 एक्सरसाइज का चैप्टर है। पहला एक्सरसाइज जो है पूरा बैंकिंग के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा जो एक्सरसाइज है वो टैक्स के ऊपर बेस्ड है, टैक्सेशन, है ना। इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है उसके ऊपर बेस्ड है। और मज़े की चीज़ ये है कि ये दोनों टॉपिक जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में आते हैं एक दूसरे के। तो या तो आप बैंकिंग से कोई क्वेश्चन बनाएंगे या टैक्सेशन का कोई क्वेश्चन बनाएंगे, दो में से कोई एक बनाना रहता है। बैंकिंग में भी आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में 2 कैटेगरी दी हुई है, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, है ना। और उन दोनों में से कोई एक आना है। बैंकिंग में 2 टॉपिक है, रिकरिंग और, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास बैंकिंग और टैक्सेशन है, तो बैंकिंग के टॉपिक में से 2 टॉपिक है। एक कौन सा है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट, और दूसरा टॉपिक क्या होता है, एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, है ना। और ये दोनों टॉपिक अदल बदल के हर साल आता रहता है, यानी एक क्वेश्चन इसका रहता है, या तो इसका रहेगा या इसका रहेगा। और इसके ऑप्शन में टैक्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये 100% है। इन दोनों में 50-50% का चांस रहता है कि कभी आरडी से क्वेश्चन आ जाता है और कभी फिक्स डिपॉजिट से आ जाता है। समझे कि नहीं समझे। अब इस साल कहां से क्वेश्चन आएगा, ये है मेन क्वेश्चन, है ना। तो भैया ये तो श्योर है, तो आना ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अगर आप इसको बना लेते हो तो आपका नंबर सिक्योर हो गया, इसको छोड़ दो दोनों को। या अगर ये दोनों बच्चे से आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि टैक्स के जो कैलकुलेशन है वो लेंदी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी रहती है एक साथ, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चा फंस जाता है और उसको दिक्कत महसूस होती है। भाई हर तरह के बच्चे होते हैं ना, समझ रहे हो। वीक स्टूडेंट भी हैं, एवरेज स्टूडेंट भी हैं, और एडवांस स्टूडेंट भी हैं, सुपीरियर स्टूडेंट। तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बोलेंगे हमको दोनों आता है, कुछ भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, बना लेंगे जो ऑन द स्पॉट मूड करेगा। तो वो बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन कुछ ये रहता है जिनको चुन के जाना रहता है कि नहीं मैं ये छोड़ूंगा, इसी को करके जाऊंगा जो मेरे को आसान लगेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती हैं, है ना। हम क्लियर कट बात करते हैं कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये आपके सामने 2 लड्डू रखे हुए हैं एक थाली में, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो। अब अपनी कैपेबिलिटी देख लो किसको हजम कर सकते हो। घी के बने हुए लड्डू को हजम करना आसान है कि डालडा से बने हुए लड्डू को हजम करना आसान है। जो आपको इजी लगता हो, जिसको पचा सकते हैं उसको उठा लीजिए। लेकिन ये जो घी वाला लड्डू है इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा है, तो इसमें आपको बहुत सावधानी से काम करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक जगह भी अगर मिस्टेक हो गया तो समझ जाओ पूरा चैन बिगड़ गया, और अल्टीमेटली आंसर आपका गलत आना है और आपको नंबर कटेंगे उसमें से। समझ आई बात। इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्किंग क्राइटेरिया के ऊपर। ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 के लिए आता है शायद। टैक्स का क्वेश्चन 5 नंबर के लिए होता है, जरा चेक करिए। 15, 16 में आता है कोई ना कोई एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 2 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए रहते हैं पेपर में। तो कभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 में आ गया, कभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 में आ गया। तो मार्किंग स्कीम वही है, सिर्फ इसमें फाइव मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, और ये हमको 5 नंबर देके जाता है। और एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, समझे। कभी 2 आ जाता है, फिर इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी, ऑब्जेक्टिव भी है। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इन द ब्लैंक्स भी आ जाएगा, ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो, कभी 1 और कभी 2। तो हम फिलहाल एक ही नंबर मान के चलते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। तो भाई इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको
6 मार्क्स देके जाएगा। यानी मैं ऑब्जेक्टिव काउंट करके बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, सीधी सी बात। 5 तो कोई नहीं छीन सकता ना जी, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाता है। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं। ऑब्जेक्टिव में बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जो हर बच्चे को बनना चाहिए। और अगर आपने हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस देखी हुई हैं, जो हम लेक्चर शुरू करने के पहले रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट चैप्टर से रिगार्डिंग या टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो हम कवर करते हैं। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं बना है जो हमने कवर न किया हो, वहाँ से ना आता हो। अगर आपने बहुत सावधानी से अच्छे से उनको देखा है, सीखा है, समझा है, तो आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। उसके बाद फिर हम इन पर आएंगे, बैंकिंग और टैक्सेशन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो जैसे सबसे फेवरेट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब से कब तक रहता है, याद है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। ठीक, तो ये एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड है, टैक्सेशन छोड़िए। बैंकिंग टैक्सेशन तो एक दूसरे के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। बैंकिंग होगा तभी तो टैक्स लेंगे आपसे, पैसा होगा तब तो टैक्स लेंगे, और पैसे का हिसाब किताब इधर होना है, टैक्स का हिसाब किताब यहाँ होना है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे? चलो, फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल, बैंक वालों का जो कैलेंडर है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 साल का ना। और ये कैलेंडर हमारे जनवरी से दिसंबर तक नहीं चलता। कहां से कहां तक चलता है? 1 अप्रैल से लेके 31। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए क्या कंपलसरी है? पैन कार्ड। तो पैन का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसा ही है। ठीक हो गया। और क्या पूछा जा सकता है? और कुछ ध्यान है? फॉर्मूला बहुत कम पूछता है, कभी कभार आ जाता है, उस पर हम आते हैं, उसको नोट करते हैं। फॉर्मूला तो वैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसको यहाँ कवर करने की आवश्यकता नहीं। और जनरल क्वेश्चन क्या थे? एक था तुम्हारा वो टैक्स में जो हम छूट लेते हैं, सेक्शन 80C, याद है? सेक्शन 80C याद है? नहीं है? पन्ना पलटने लग गए क्या? ठीक, सेक्शन 80C, सेक्शन 80C ये बताता है, इनकम टैक्स का टॉपिक है वो ये बताता है कि देखो भाई, अगर आप जितना मर्जी उतना कमाओ, गवर्नमेंट कुछ छूट देती है ना टैक्स के ऊपर, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको बोलती है कि आप डोनेट करिए, जो पैसा आप डोनेशन करेंगे वो पैसा माफ हो जाएगा। लेकिन वो डोनेशन कहाँ करना है? सरकारी, अनाथ आश्रम में, लेकिन उसमें 50% का रिबेट मिलता है। सरकारी में 100% का रिबेट मिलता है। अच्छा, ठीक, रिबेट छूट को ही कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिबेट कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट संस्था को डोनेशन दे दिया तो फिर उसमें 50% का छूट रहेगा। गवर्नमेंट संस्था में, ट्रस्ट में अगर आपने पैसा डोनेट किया, जैसे अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, अगर वो गवर्नमेंट का है तो उसमें आपका 100% टैक्स छूट हो जाएगा। और अगर आपने प्राइवेट संस्था में डोनेशन किया है तो 50% छूट रहेगा, 50% पर टैक्स लगेगा। दूसरा सेक्शन 80C ये बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेविंग्स हम 1 लाख रुपए तक आपको माफ़ कर देंगे, छूट दे देंगे। 1 लाख के ऊपर अगर आपने सेविंग्स की है उसमें आपको टैक्स लगेगा। समझे? सेविंग्स का ये मतलब है कि आपने कोई NSC सर्टिफिकेट खरीद लिया, LIC की प्रीमियम पॉलिसी खरीद ली, है ना, आपने अपना GPF में पैसा कटवा दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना रुपए बचा सकते हैं उसमें से? 1 लाख रुपया। 1 लाख तक की सेविंग में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, सेक्शन 80C ये बताता है। तो ये इसको भी आप ध्यान में रख करके जाएंगे, सेक्शन 80C।
ठीक है, याद रहेगा। हाँ, इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या? सेविंग्स में टैक्स कहां तक छूट मिलेगा? 1 लाख तक, है ना? 1 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा, समझ रहे हो? और दूसरा डोनेशन, इसमें भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट को डोनेट कर रहे हो, गवर्नमेंट की संस्था को, तो ये 100% टैक्स फ्री रहेगा, ठीक। और दूसरा, अगर आप प्राइवेट संस्था में डोनेशन कर रहे हैं तो ये 50% टैक्स फ्री रहेगा, बाकी 50% पर पैसा लगेगा। ऐसे ही था, और कुछ है? हो गया। हाँ, फिर आपसे वो सब पूछेगा, तमाशा बैंकिंग के ऊपर पूछता है कि जिस पैसे पर ब्याज लगाया जाता है उस पैसे को क्या बोलते हैं? किस पैसे पर ब्याज लगता है? जिस पैसे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उस पैसे को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये कभी फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है, कभी ट्रू फॉल्स में आ जाता है, धोखा देने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझे? फिर इसमें जो हम आरडी में फॉर्मूले नहीं यूज करते, आरडी अकाउंट में 2 तरह के फॉर्मूले पर यूज करते हैं ना, देखना। आरडी में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100, 1/12 n इंटू n+1 अपॉन 2, यही है इंटरेस्ट निकालने का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। और दूसरा एफडी का है। एफडी में तो डायरेक्ट अमाउंट निकल के आता है, इसमें तो इंटरेस्ट निकलता है। टोटल पैसा निकालने के लिए जो आप जमा किए हैं उसको साथ में जोड़ना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, तब जाके टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। लेकिन इसमें एफडी अकाउंट में डायरेक्ट आपका अमाउंट निकल आता है जो पैसा टोटल मिलने वाला है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप बताओ तो जरा। हाँ, P इंटू 1 प्लस आर अपन कैपिटल ले लें, यहाँ पे स्मॉल लिए थे, क्या लिए थे? स्मॉल आर लिए थे, ऐसा? देख लो, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक, ये फॉर्मूला है ना। अच्छा, एफडी अकाउंट से क्वेश्चन पूछता है, यहां से इनमें जो जो चीजें वहां से पूछता है। जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया प्रिंसिपल अमाउंट का। जिस पैसे पर ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो वही पैसा होगा ना जो अपन जमा करते हैं बैंक में। पैसा जो जमा करेंगे उसमें ना ब्याज मिलेगा, तो हम जो पैसा जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। यानी इसमें कोई टैक्स नहीं जुड़ा है, कोई पैसा नहीं जुड़ा है, कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा रहता। मेरे पास 10,000 रुपया, वही मैं जमा कर दिया, उसी में तो मेरे को ब्याज मिलेगा। तो पहले क्या उस 10,000 में कोई ब्याज लगा हुआ था? नहीं लगा था। मेरे जमा करने के बाद ना उसमें ब्याज जुड़ेगा। तो जो पैसा बैंक में जमा किया जाता है जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? और जिस पैसे में इंटरेस्ट जुड़ चुका होता है और आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। ये 2 शब्द समझिए, दोनों पैसा ही हैं। दोनों क्या है? एक वो पैसा जिसमें ब्याज की गणना की जाती है आपके जमा करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? और एक बार ब्याज उसमें जुड़ गया तो जो टोटल पैसा बना उस टोटल पैसे को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। समझ आया? फिर रेट के ऊपर क्वेश्चन आता है आपसे। रेट के ऊपर कैसे आएगा कि मान लीजिए हमने मोड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेमी अर्ली कर लिया। सेमी अर्ली का मतलब सेमी एनुअल, 6 मंथ, आधे साल में, 6 महीने में हमने ब्याज की गणना की। नहीं समझे? इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है बैंक बोलती है कि हम 6 महीने में आपके खाते में ब्याज लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ रेट का क्या होगा? रेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा और आपको क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट कब कब जोड़ना है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, एवरी क्वार्टर बोलेगा 4 मंथ को। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर कहलाता है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। तो 1 साल के 4 टुकड़े करेंगे तो 3 महीने बनते हैं। तो 3 महीने को 1 क्वार्टर बोला जाता है बैंक में। क्या बोलते हैं? एक क्वार्टर का मतलब 3 महीना। तो कभी बैंक आपको बोलेगा कि हम आपके खाते में ब्याज लगा देंगे क्वार्टरली, यानी 3 महीने में लगा देंगे। कभी बोलेगा 6 महीने में लगा देंगे, कभी बोलेगा साल भर में देंगे। तो बताओ रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस पर क्वेश्चन आएगा।
समझे? अब ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है। तो ये मेंटली प्रिपेयर रहना आपने। समझ आया? तो जरा बताइए, ये सब क्वेश्चन यहाँ के हैं, एफडी अकाउंट के हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बताओ, अगर हमने इंटरेस्ट 6 महीने में लगाया तो रेट का क्या होगा? तो हम ये देखेंगे, रेट तो 1 साल के लिए होता है। रेट जो होता है कितने साल के लिए होता है? 1 साल। पर एनम नहीं लिखा रहता रेट के साथ, 10% पर एनम, 6% पर एनम। एनम मतलब होता है 1 साल। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि उस 1 साल में कितनी बार ब्याज लग रहा है। क्या समझे? 1 साल में रेट 1 साल का होता है, तो अपन ये देखेंगे कि 1 साल में कितनी बार ब्याज लगा रही है बैंक आपके अकाउंट में, खाते में। जितनी बार ब्याज जुड़ेगा, रेट के उतने टुकड़े करने हैं आपको, जो भी रेट दिया रहेगा। समझे? जैसे मान लो मैं रेट दे देता हूं आपको 10%, 10% पर एनम। कितना बता दिया? 10% 1 साल में रेट लगेगा, यानी इस रेट के अनुसार आपके खाते में ब्याज जुड़ेगा। अगर आप 100 रुपया जमा करोगे तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 1 साल के बाद आपके खाते में कितना पैसा और जुड़ जाएगा? 10 रुपए ब्याज के तौर पे जुड़ जाएगा, क्योंकि किस रेट से आपको ब्याज दिया जा रहा है? 10%। जो पैसा आप जमा करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया जमा किया आपने, तो आपको उसका 10% मिल जाएगा 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद आपके खाते में कितना पैसा रहेगा? 110 रुपया। 10 रुपया ब्याज जुड़ गया। समझ आया? तो 100 रुपया आपने जमा किया था। ठीक है, समझे? लेकिन कंपनी बोलेगी कि हम आपको 6-6 महीने में ब्याज जोड़ देंगे, तो बताओ रेट का क्या होगा? तो आप ये देखोगे कि कंपनी ने क्या बोला, 6-6 महीने में ब्याज जुड़ेगा। आप देखो, रेट 1 साल का होता है, 1 साल में कई बार 6 महीना आएगा, यानी कितनी बार ब्याज जुड़ा? 2 बार। 2 बार 6 महीना आएगा। आप रेट के 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े करने का मतलब क्या है? रेट को क्या कर दिए? अपॉन 2 करने का मतलब क्या होता है? हाफ। नहीं समझे? रेट को 2 बार 2 टुकड़े करने हैं, 2 से डिवाइड करेंगे टुकड़े करने के लिए। किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करते उसको हाफ करना बोलते हैं ना। तो रेट क्या हो जाएगा? 10% 1 साल में लगता है, तो 6 महीने में कितना लगेगा? हाफ, 5%। 5-5 होके 2 बार में 10% हो जाएगा 1 साल में। समझ आया? नहीं आया? और अगर अपन बोलते हैं कि ब्याज हम क्वार्टरली जोड़ेंगे, तो 1 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 1 साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 4। तो रेट के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4। तो अगर मैं बोलता कि मैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर, या क्वार्टरली, या एवरी 3 मंथ, समझ आया? तो हम ये देखेंगे 1 साल में कितने टुकड़े करेंगे रेट के हम, क्योंकि 1 साल में 4 बार ब्याज जुड़ना है, क्योंकि 4 बार क्वार्टर आता है, 4 बार 3 महीना आता है, तो रेट के भी 4 टुकड़े कर देंगे। हमारा रेट क्या हो जाएगा? बोलिए, इसको क्या बोलेंगे अपन? रेट को 4 से डिवाइड कर दिए। क्या पढ़ना है इसको? इसको पढ़ोगे क्या? इसको तो हाफ बोल दिया आपने, 2 से डिवाइड किए, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या बोलेंगे इसको? 1/4। क्वार्टर नहीं, रेट के 4 टुकड़े हो गए, चौथाई हिस्सा है, इसको 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहां से बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तो एक बार आप जरूर इनको पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल भी आएगा, हर साल आता है यहाँ से, और तीनों जगह से आता है। एमसीक्यू भी आता है, फिल इन द ब्लैंक भी आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है। तो आपको ढिलाई नहीं करना है, इस चैप्टर का सब कुछ पढ़ना है आपको, ये सब कुछ करना है। हो गया? अब हम आते हैं सीधे इनके ऊपर, जो 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो 5 नंबर तो बड़ा नंबर है, कोई छोड़ना पसंद करेगा नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि या तो ये करना है या तो ये करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में लेते हैं, ठीक है? फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करेंगे कि आपको क्या करना है। बनाना कोई एक रहेगा, समझ गए? तो इन दोनों में भी ऑप्शन रहेगा, ये समझ रहे हो? या तो ये आएगा या ये आएगा। ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि दोनों क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा नहीं है। या तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा या इसका आ जाएगा, दोनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा। लेकिन इसके ऑप्शन में ये दिखेगा, इसका फिक्स नहीं रहता। जैसे 2024 में आप देखोगे आरडी का क्वेश्चन आया है। 2023 का पेपर देखो, उसमें भी आरडी आया है। तो ऐसा कोई क्रम नहीं है कि आरडी आया है तो इस बार एफडी आ जाएगा, क्योंकि 2023 में क्या आया था? आरडी। तो 24 में क्या आना चाहिए था? लेकिन एफडी नहीं आया, आरडी आ गया दोबारा। तो आरडी रिपीट होता है। अब 25 में आप कहोगे कि फिर क्या आएगा? आरडी, क्योंकि यही आ रहा है, तो जरूरी नहीं हो सकता एफडी आ जाए। तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। तो अगर आप 3-3 क्वेश्चन लगा लें, समझ रहे हो बात मेरी? इसके 3 क्वेश्चन लगा लो, इसके 3 क्वेश्चन लगा लो, बस हो गया, खत्म। इसको छोड़ दो,
या इसके 3 क्वेश्चन लगा लो, इसको छोड़ दो, आपकी मर्जी। समझ गए? शुरू किया जाए, चलिए। चलिए, तो मैं परीक्षा बोर्ड से कुछ कुछ क्वेश्चंस छांटूंगा और उसको यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? पहले हम प्रैक्टिस करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन, आरडी अकाउंट। समझ गए? तो 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, हार्डली, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो एक बार आप पैटर्न अगर समझ गए तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे बन जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है बस। समझ आया? क्या करना है? कॉन्फिडेंस रखना है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये आपके परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 78। 2025 का जो परीक्षा बोर्ड है उसके अनुसार पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं मार्क करेंगे, ठीक है? वीडियोस में यहाँ डिस्प्ले हम करवा देंगे क्वेश्चंस को, तो जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है, मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ 100 रुपीज पर मंथ। मोहन ने किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया और 100 रुपया हर महीना जमा करने का फैसला किया फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। जो पैसा हर महीने जमा किया जाता है उसको बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं? और उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए गिवन बनाते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, गिवन मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है? क्या क्या दिया है? मंथली इंस्टॉलमेंट को किससे दिखाना है? पी से। कितना रुपया हर महीने जमा होना है? 100 रुपए। ये पी की वैल्यू लिख लिया, ठीक है? समझ गए? हाँ जी, देखना, मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ 100 रुपीज पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। कितने साल के लिए जमा किया? यहां पर जो टाइम है वो हम एन से दिखाएंगे। ये लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो टाइम है वो मंथ में लिया जाता है क्योंकि इसमें ब्याज जो हर महीने जुड़ता है, क्योंकि आप हर महीने पैसा जमा करते हो। ये मंथली इंस्टॉलमेंट ना है, तो एक एक महीना जब आप पैसा जमा करते हो तो ब्याज भी इसमें हर महीने जुड़ता है। तो आपको इसमें क्या चाहिए? ईयर में टाइम चाहिए कि मंथ में चाहिए? क्योंकि आप मंथली पैसा जमा करते हो तो ये मंथ में होना चाहिए। समझे? जितना महीना आप पैसा जमा करोगे उतने इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो ये नंबर ऑफ मंथ भी हो सकता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। तो इसको मंथ में चेंज करो। एक साल में 12 महीना होता है तो 5 साल में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जैसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 60। याद रहेगा? टाइम जो भी दिया रहेगा ईयर में, सबसे पहले क्या करना, उसको किसमें चेंज? मंथ में। ये मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं इसको आप, यानी नंबर ऑफ मंथ। जितने महीने होंगे उतने इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे ना जी। जैसे 5 साल में कितने महीने आएंगे? 60। तो कैट इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा अगर आप हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 60 इंस्टॉलमेंट। तो एन को हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ मंथ भी बोल सकते हैं। आई बात समझ? आगे पढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, इसमें जो रेट दिया है कितना दिया है? 6% पर एनम। रेट हमेशा 1 साल के लिए रहता है, याद रखना, ठीक, पर एनम। देन हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद मोहन को कितना पैसा मिलेगा? समझ गए क्वेश्चन? 5 साल के बाद मोहन को कितना पैसा मिलेगा, हमको अमाउंट निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको रट लीजिए एकदम फॉर्मूले को, ठीक है? अब इसमें P तो आप पहचानते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट, R रेट हो गया, N जो है वो नंबर ऑफ मंथ हो गया। इसको तो पहचान रहे हैं अपन, खाली फॉर्मूले में पुट करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलिए, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है? 100 रुपए। रेट कितना दिया हुआ है? 6% पर एनम। ये पर एनम का ही 100% का ही यहाँ पर आता है। ये परसेंटेज का निशान है ना, परसेंटेज का मतलब ही होता है अपॉन 100, इसीलिए 6/100 आया। नहीं समझे? ये नीचे जो 100 लगा होता है ना, ये रेट के कारण होता है, परसेंटेज साइन है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। समझ गए? ठीक, मल्टीप्लाई 1/12
n है नंबर ऑफ मंथ, 60 है, 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये 100 तो वैसे ही कट गया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये चीजें कट सकती हैं। ठीक, 6 से भी कट जाएगा, 6 1 जा 6, 2 जा, समझे नहीं समझे, 2 2 जा, काट दें, ये 2 2 काट दें क्या? तो क्या करें, 60 को 2 से काट दें, 4 से ना काट लें, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से इसको काट दो, नहीं कटेगा। अरे 15 चौके 60 होता है जी, वो तो टेबल ना पढ़ पाओगे है ना, बात ये है। ऐसे ही काट लो, चलो अपने जैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 हुआ 6 30 है, फिर 2 का पढ़ लो, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 हो गया। ठीक है, 15 बचा यहाँ पे, और इस डब्बे में क्या बचा, 60 प्लस 1 61। तो 15 और 61 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन ना, कि नहीं कर सकते? कर लो। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 60 प्लस 1 लिख के अगले स्टेप में इसको हम 15 मल्टीप्लाइड बाय 61 कर लेते हैं। करो तो मल्टीप्लाई कितना आता है, और तो कोई नंबर नहीं बच गया। इसको करिए, कितना आया, ये इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से कितना आया। 915 पक्का, 915 रुपए उसको ब्याज मिला। लेकिन क्वेश्चन आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपसे अमाउंट पूछता है कि फाइनली 5 साल के बाद उसको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो 915 रुपए तो खाली ब्याज मिला है उसको। अब वो 100 रुपया हर महीना जमा कर रहा है, 60 महीना अगर वो जमा भी करेगा 100 रुपया, तो 6000 तो वैसे ही उसने जमा कर दिया, तो 900 रुपये लेके घर थोड़ी ना जाएगा, तो जो उसने जमा किया वो भी तो लेगा। तो टोटल अमाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम जो पैसा हम जमा करते हैं उसके साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, है ना जी, समझ गए। डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, कितना पैसा हमने डिपॉजिट किया बताइए, 100 रुपया हर महीने, कितने महीने तक, 60। इतना पैसा हमने जमा किया, 100 रुपया हर महीना 60 महीने तक, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 60 गुना कर दिए, और मल्टीप्लाई तो एक साथ हो जाएगा। प्लस ब्याज कितना मिला हमको, 915 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ, ये 6915, कितना आएगा, 6915। समझ गए, आसान है ना, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बना लिए, चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला तो वैसे रहने देते हैं अपन, बना लिए ना यहां तक, इसको भी एज इट इज अभी हम रखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी परीक्षा बोर्ड से 78 पेज नंबर से, क्वेश्चन नंबर 4। ए मैन डिपॉजिट 150 रुपीज पर मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। चौथा क्वेश्चन आपका ना, कितना पैसा जमा हो रहा है हर महीने, 150 रुपया। ठीक, 150 रुपए, तो हमने मंथली इंस्टॉलमेंट P इक्वल टू 150 रुपया लिख लिया फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना दे दिया, तो ईयर को तुरंत किस में चेंज करना है, मंथ में। कितना हो जाएगा ये, 24 मंथ, 12 दूनी 12 से मल्टीप्लाई करके, सही है। ठीक, फाइंड द अमाउंट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट कितना दे दिया, 5% पर एनम, और हमको क्या निकालना है, अमाउंट। सेम क्वेश्चन। ठीक, 2-3 क्वेश्चन हम सेम पैटर्न पर अभी ले रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। यहां तक हो गया, सेम फॉर्मूला लिखेंगे आप। ठीक है, वैल्यू पुट करना है खाली हमको, P की वैल्यू कितनी है, 150, रेट कितना दे दिया 5, और अपॉन का 100, मल्टीप्लाई में 1/12, n है नंबर ऑफ मंथ 24,
मल्टीप्लाई में 24 प्लस 1 और डिवाइड में 2। सही है ये, ठीक है। ये एक जीरो कट गया, समझ रहे हो, एक जीरो काट दिए। 5 से भी काट दो, 5 1 जा 5, 2 जा, हो गया। अब यहां देखना, ये 2 और 12 नीचे डिनोमिनेटर में है, 12 दूनी 24, ये 24 कट गया इन दोनों से, ये 12 दूनी 24 हो गया, ऊपर नीचे 24 24 कट गया, ठीक हो गया। यहां क्या बचा, 15, देखते जाना, 15 बचा ये वाला। इधर क्या बचा, 24 प्लस 1 25, और डिवाइड वाला ये 2 रह गया। समझ आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से अपन डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए इसको जरा, कितना आता है, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 और 10 15 और 2 17, 1 बचा, 2 1 कम 2 और 1 3, 375 डिवाइडेड बाय 2, इतना रुपया इंटरेस्ट आएगा। काट दो, 2 1 जा 2, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा, डेसिमल लगाए 10 हो गया, 2 5 जा 10, 187.5 रुपीज आएगा ये। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो जो पैसा आप जमा करते हैं प्लस इंटरेस्ट उसमें जोड़ देंगे, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। कितना पैसा जमा किया हमने, देखो हर महीना कितना जमा कर रहे हैं, कितना महीना तक जमा किए, तो ये तो अपन जमा कर रहे हैं, और साथ में ब्याज कितना मिल गया 24 महीने में। बस इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, समझ गए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 चौको 20, 2 बचा, 4 1 कम 4, 5 2 10, 14 और 2 16, 1 बचा, 2 1 कम 2 और 1 3, और ये 1 0। आप मल्टीप्लाई डिवाइड अपने तरीके से कर सकते हैं ना, मुझे मत फॉलो करिए, जो तरीका आपको आता है वैसे करेंगे, ठीक। हाँ, इसको कैसे जोड़ते हैं ये देखो, इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जोड़े कैसे। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, लेकिन इसमें डेसिमल है, इसमें नहीं है, तो जब डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में डेसिमल माना जाता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। यहां डेसिमल लगा लो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां 1 0 लगाए रखना। अब ये वाला डेसिमल देखो, यहां लगाए डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के उधर क्या लिखा है 5, इधर क्या लिखा है 7 8 1, समझ गए, जोड़ दीजिए। 0 प्लस 5 5, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 0 और 7 7, 8 और 0 8, 6 और 1 7, एंड दिस इज 3। इनको ऐड करके हमने टोटल पैसा लिख दिया 3787.5। सही है, मैच करेंगे, सही जा रहे हैं ना, 3787.5 हो गया, ठीक। ये आप नोट करेंगे, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपकी टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 78 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखिए। रेशमा ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेशमा ने रिकरिंग यही आरडी अकाउंट ओपन किया पंजाब नेशनल बैंक में। मिल गया क्वेश्चन। शी डिपॉजिट्स 200 रुपीज पर मंथ फॉर 5 ईयर्स, कितना पैसा जमा करी हर महीने, इसको हम बोलेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। कितने साल के लिए, 5 साल, तो इसको तुरंत मंथ में चेंज करिए, कितना हो जाएगा 60 मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, ये तो क्वेश्चन शायद हो चुका क्या, अच्छा वो 100 वाला था ना, ये 200 वाला, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल तो एकदम नहीं होगा, है ना, देखते हैं, चलिए शायद डबल ही हो जाए। 6915 का डबल करो 13830 ही होता है क्या, सही है, डबल हो जाएगा, हो गया। फाइंड द अमाउंट शी रिसीव्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बना ले, आसान है, पहला क्वेश्चन जैसा बनाया था वैसे ही डबल है खाली, बस और कुछ नहीं है, सेम है ना सिनारियो। बनाएं, शुरू करें, ये बन जाएगा, लिखते इस तरह से। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, P कितना रखेंगे 200, R कितना है 6 अपॉन का 100, 1/12, N कितना है 60, ठीक। ये 2 0 यहीं से कट गया, ऊपर 2 बचा है ना, 6 1 जा 6, 2 जा 2 2 जा, अच्छा ये काट दो, ये 2 कट गया,
है ना। ठीक, ये काटो इसको, 2 1 जा 2, 30 जा, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास इसमें 30, और यहाँ क्या बचा 60 + 1 61। समझ में आ रहा है? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और ये 0। सही है। इंटरेस्ट कितना आ गया 1830 रुपया। तो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, डिपॉजिट अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ देंगे उसमें। सही है। चलो डिपॉजिट अमाउंट निकालते हैं। 200 रुपया हर महीने 60 महीने तक, इतना तो हमने जमा किया, और ये जो पैसा है 1830 रुपया ये ब्याज वाला है। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, और 2 0 और 1 0 मिला के 3 0। 12,000 में 1830 रुपया जोड़ोगे तो हो जाएगा 13,000, ठीक है, 830 रुपया हो गया। 13,830 यही आएगा, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसका। चलो चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं पेज नंबर 79 से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला, रवि ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ 200 रुपीज पर मंथ। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ना, तो ऊपर लिख लिया करना ना, ये तो अपन भूल ही गए लिखना, फॉर आरडी अकाउंट, याद है पहले लिखा करते थे, है ना। ठीक, 200 रुपया हर महीने जमा कर रहे हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल को तुरंत महीने में चेंज करिए, 60 महीना आएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% पर एनम। देन हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 ईयर्स। सेम क्वेश्चन है, एक और बना लो लगे हाथ, ताकि 3-4 क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस में। आरडी बार बार पूछता है ना, इसलिए बना रहे हैं 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन, खाली वैल्यू पुट करना है और निकालना है। पी है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, और डिवाइड का 100, 1/12, एन है 60, 60 + 1 डिवाइड का 2, ये तो वैसे ही कट गया, ये 2 यहां से कट गया, ठीक है। 12 पंचे 60, ऐसा ही होता है, और ये 5 × 5 25, और 60 + 1 कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये आपको इंटरेस्ट दे देगा। 5 1 जा 5, 2 और 6 पंचे 30, 32 का 2, 3 कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15, 1525 रुपए, ठीक, इंटरेस्ट। और डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 200 रुपया हर महीना 60 महीने तक, और हमने इंटरेस्ट कितना लिया, 1525 रुपए। बन जाएगा जी, 6 दूनी 12, 3 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1525 जोड़ना है 12,000 में, तो 13,525 रुपए, ये आंसर बन गया। ठीक, आसान है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, वो घुमाने वाले क्वेश्चंस क्या हैं वो अपन देखते हैं, यहां तक नोट करेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए, छठवां क्वेश्चन मैं ले रहा हूं पेज नंबर 79 से, एक दूसरे पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके परीक्षा बोर्ड में ना। क्वेश्चन है, पद्मनी ओपन्स ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मिल गया, इन जिला सहकारी बैंक। आरडी अकाउंट खोला जिला सहकारी बैंक में पद्मनी ने। शी डिपॉजिट 100 रुपीज पर मंथ, कितना, 100 रुपीज पर मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, फॉर 10 ईयर्स, कितने साल के लिए, 10 साल। तो ईयर को अपने को मंथ में चेंज करना रहता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 10 साल मतलब 120 महीना। यहां तक समझ आया, ठीक है। ए बैंक गिवन इंटरेस्ट ऑफ 3025 रुपीज, बैंक ने कितना ब्याज दे दिया, ये अभी जो हम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन कर रहे थे, आई की वैल्यू निकलती थी, यहां पर आई बता दिया गया आपको, समझ आया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से चेंज करता हूं। क्या बताया जा रहा है हमको, इंटरेस्ट टोटल 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है हमको, 3025 रुपए। तो हमसे पूछा जा रहा है देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट,
क्या निकालना है यहाँ पे हमको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है, समझ गए? इस तरह के क्वेश्चंस भी ट्रिकी रहते हैं, कुछ कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। हो गया, शुरू करें। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। अब हम आई की जगह आई की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। 3025 इक्वल टू पी की वैल्यू है 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, निकालना है, तो उसको आर ही लिखे रहते हैं, अपॉन 100। 1/12, नंबर ऑफ मंथ कितना हो गया? 120, और मल्टीप्लाई में 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है? ये 100 तो कट गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कट जाएगा, देखो 12 1 जा 12, 10 जा 120, 12 1 जा 12, 12 10 जा 120। सही है? ठीक है। हाँ जी, अब क्या क्या बचा देखना ना। इधर है 3025, इसको भी काट लें क्या? 25 जा, ठीक। हाँ देखना, इधर बचा r, मल्टीप्लाई में क्या बचा? 5, और मल्टीप्लाई में 20 प्लस 1 121। ठीक है, 120 प्लस 1 मिला के कितना हो गया? 121। नीचे तो डिनोमिनेटर सब साफ हो गया, दिख रहा है। ऊपर r बचा, ये लिख लिए, इधर 5 बचा, ये लिख लिए, और इन दोनों को जोड़ के 121 लिख लिए। अपने को क्या निकालना है? और ये दोनों r के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ गए। 3025, ये आ गया 5 और 121, ये r। अब देखो 121 11 से कटता है, 11 11 जो होता है, तो ये भी 11 से कटेगा, कंपलसरी है, समझे? और बहुत मुश्किल होता है तो पहले 5 से कटा लो, फिर 11 से कटा लेना। तो पहले अपन 5 से इसको कैंसिल कराते हैं, समझ गए? देखो 5 6 जा, शुरू में 2 डिजिट लिया जा सकता है ना, तो 5 6 जा 30, ये कट गया। अब ये 2 डिजिट इकट्ठा नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या करोगे? 5 0 जा 0, 2 डिजिट एक ही बार लिया जाता है, दोबारा नहीं लेते। फिर एक बार 0 बार टेबल पढ़ लेते हैं। अब आप फिर से 2 डिजिट ले सकते हैं। 5 5 जा 25, समझे? नीचे क्या बचा? 121, कट जाएगा 11 से, कटा के देखो, यहीं पे भी लिख दे रहा हूं मैं ना। r इज इक्वल टू 11 5 जा, इन दोनों को देखो, 11 5 जा 55, 5 बचा इसमें, 55 हो गया। फिर 11 5 जा, और 11 जा 121, समझे? फिर 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 5 बार। और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, पर एनम होता है। सो r कितना आ गया? 5% पर एनम। बन जाएगा, आसान है, सिर्फ काटना पीटना आना चाहिए बस। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बनता है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपकी पुस्तक का। रजत ओपन्स ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरडी अकाउंट। ही डिपॉजिट 100 रुपीज पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। 100 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है 3 साल के लिए। इसको तुरंत मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 तिहाई 36 होता है ना, तो 36 मंथ बना। ठीक, इफ द बैंक गिवन इंटरेस्ट 222 रुपीज, ठीक, 222 रुपया बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, 222 रुपीज। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, आर निकालना है, वही काम करना जो अभी आपने किया। चलिए जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे एफडी क्वेश्चंस की तरफ। इंटरेस्ट पी की वैल्यू है 100, रेट हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, 1/12, दिस इज 36, मल्टीप्लाई में 36 प्लस 1 डिवाइड में 2। सही है? ये 100 तो यहीं से कट जाएगा, ठीक है। और 12 तिहाई 36 होता है, सही है कि नहीं है? तो क्या क्या बचा एक बार नोट करते हैं। 222 r, इधर मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है 3, इधर क्या है 36 और 1 37, डिवाइड में क्या बचा 2। यही है, सब नंबर इधर बुला लो, है ना, r बचा लो। तो जो डिवाइड में है वो इधर आके कहाँ पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में थे वो इधर आके डिवाइड में। समझे?
बोलते जाओ। 3 से ये कटेगा, देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, 74 हो गया, कट गया 3, कटा। अब ये 37 से भी कटता होगा, फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे यूनिट प्लेस पर 4 आ जाए 2 बार, तो आता है 74 2 टाइम में, करके देख लो आ रहा है। तो 37 1 जा 37, 37 2 जा 74 और 2 2 जा कितना 4% पर एनम। ये आपका आंसर हो गया, बना लोगे ना, बन जाएगा, देखो कट जाएगा, आराम से बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद लेते हैं हम लोग एफडी अकाउंट्स। हाँ जी, चलिए 8वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां हम डिस्कस करेंगे अब फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चंस, और हम यहां पर क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, ए पर्सन ओपन्स फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। एक आदमी ने एफडी अकाउंट किसी बैंक में खोला। ही डिपॉजिटेड 20,000 फॉर 1 ईयर। कितना जमा किया 20,000। इसमें लंबा पैसा रहेगा ना, बड़ा पैसा। जो पैसा यहाँ पर हम एफडी अकाउंट में जमा करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? और इसको भी हम पी से दिखाते हैं। लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट पे अंतर क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा रहता है और मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया रहता है। समझ आई बात? ठीक, तो ये है 20,000। कितना टाइम लिया? 1 ईयर। तो टाइम की वैल्यू यहां हम लिखेंगे 1 ईयर, लेकिन हमारे फॉर्मूले में टी नहीं आता, टाइम नहीं आता। समझे? क्या नहीं आता? टाइम नहीं आता। ठीक है, तो टाइम अभी हम स्किप करते हैं। लिख लिए? लिख लिए? अच्छा ठीक, लिखे रहोगे। ठीक, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। थोड़ा सा जगह एक लाइन छोड़ देना ना, या रेट लिख लो। ठीक, मत छोड़ो, डायरेक्ट लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6%। लेकिन याद रखना रेट हमेशा क्या होता है? पर एनम, 1 साल के लिए होता है। तो वो लिखा हो या ना लिखा हो, रेट आपने 1 साल के लिए लेना है। समझ गए? इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ अर्ली, ये है गोल्डन लाइन, यानी ब्याज कब कब जुड़ेगा? 6 महीने में। समझ आई बात? देखना, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, इंटरेस्ट जो है हर 6 महीने में जोड़ा जाएगा। देन फाइंड हाउ मच मनी ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो बताइए आखिरी में उसको कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट। ठीक है, तो ये लाइन लिखना आपको। समझे नहीं समझे? अब ध्यान देना ना। हाँ, देखिए रेट होता है 1 साल के लिए। 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? इसका मतलब है 2 बार इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। 2 बार, तो रेट के भी कितने टुकड़े करेंगे? 2, यानी रेट हाफ हो जाएगा। समझ आया? तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? पुराने रेट को हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड। तो पुराना रेट कितना था? 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? ये 3% पर 6% 1 साल के लिए, तो 3% कितने दिन के लिए? 6% 1 साल के लिए, तो 3% हाफ ईयर के लिए, यानी 6 मंथ के लिए। समझे? और हमारे फॉर्मूले में टी तो आता नहीं है, एन आता है। एन क्या होता है? कितनी बार ब्याज लगा टोटल टाइम पीरियड के लिए। तो पैसा हम कितने समय के लिए जमा कर रहे हैं? 1 साल। तो 1 साल में टोटल कितनी बार ब्याज लगेगा? भाई 6 महीने में ब्याज लग रहा है और 1 साल के लिए हमने पैसा जमा किया हुआ है, तो कितनी बार ब्याज लगा? 2 बार। यही अगर टाइम मान लो 2 साल दिया होता तो फिर हम पूरे 2 साल में देखते कै बार टोटल ब्याज लगा। तो 6 महीने में ब्याज लग रहा है, तो 2 साल में 4 बार 6 महीने आएंगे, इसका मतलब 4 बार ब्याज लगेगा। तो जितनी बार ब्याज लगता है उसको अपन एन से दिखाते हैं।
समझ आई बात? तो यहाँ तो टाइम 1 साल का है, तो 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 2 बार, यानी 2 बार ब्याज लगेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये समझ आया यहाँ तक स्टोरी? अब डायरेक्ट आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। समझ गए? ये समझे नहीं समझे? समझ गए? चलिए पुट करिए। प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000 मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 लेना है कि 3 लेना है? हाँ, नहीं तो फिर ये काहे के लिए लिखे हैं? देखने के लिए खाली, है ना? 3 अपॉन 100 और पावर में क्या लेना है? n। टाइम नहीं होता, n होता है कितनी बार ब्याज लगा, तो ये रहा इतनी बार ब्याज लगा 2। ठीक, चलिए इसको एलसीएम लेंगे। दिस विल बी 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 103 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2, यानी इसको 2 बार लिखना है। मल्टीप्लाई में 103 100 100 सही जा रहे हैं ना? 4 जीरो है इसमें, ये 4 जीरो कैंसल, तो 103 को मल्टीप्लाई कर लो और 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? जरा मल्टीप्लाई करिए 103 को, कितना आता है इन दोनों को? जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। 103 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से। ठीक, कितना बताया? 10,609 इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 से डबल कर लो मल्टीप्लाई करके। 9 दूनी 18, 2 जीरो जा 1 और 6 दूनी 12, 2 जीरो जा 1, 2 1 जा 2। मैच करो, यही आ रहा था। देखो 21,218 यही है। ठीक, 21,000 ना बन जाएगा। फिक्स डिपॉजिट में इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत टफ नहीं पूछे जाते। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इसका ना, एफडी का। एफडी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अक्सर करके आरडी ही पूछा जाता है। एफडी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ पेज नंबर 77 से, पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक ने बनाया है। राम डिपॉजिटेड 40,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। 40,000 1 साल के लिए, 1 ईयर मिल गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। सेम क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो बताइए नया रेट क्या हो जाएगा? हाफ। नहीं समझे? सेम है ना क्वेश्चन, आधा हो जाएगा ना, 6 महीने में जुड़ रहा है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5% पर 6 मंथ पर हाफ ईयर। ठीक, तो n की वैल्यू, टाइम 1 साल है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2 ही रहेगी ना, क्योंकि 1 साल के लिए पैसा जमा हो रहा है और 1 साल में 2 ही बार 6 महीने आएंगे। ठीक है, कैलकुलेट द मैच्योरिटी अमाउंट पेएबल बाय द बैंक टू राम। बन जाएगा? बनाओ जल्दी से वैल्यूज को पुट करो जल्दी। प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, 1 प्लस नया रेट है 5%, ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। और काटना चाहो तो काट सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए एज इट इज़ रखिए। ये 4 जीरो तो यहीं से कट जाएंगे, 4 बचेगा। वन 105 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखो कितना आता है। 105 इंटू 105, जल्दी से बताइए कितना का है? 11,025। 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 चौको 20, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 बचा,
1 4 एकम 4 4 एकम 4, यही आ रहा है अमाउंट। मैच कर लेना बुक से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप और बना सकते हैं एफडी के ऊपर, एक्स्ट्रा जो हमने छोड़ दिए हैं उसको बना लेंगे। काफ़ी हैं इतने कि नहीं है काफ़ी। और मान लो कभी कभार ये आ जाता है कि ये कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ नहीं लिखेगा, कंपाउंडेड एनुअली लिखेगा, या ये लिखवे नहीं करेगा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली लिख देगा 1 साल में, तो फिर क्या करोगे? फिर ये रेट वगैरह कुछ डिवाइड नहीं होना, एन की वैल्यू वही रहेगी जो टाइम रहेगी। तो जब ये 1 ईयर के लिए रहता है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 1 ईयर, तो फिर टी और एन बराबर हो जाते हैं, फिर एन की वैल्यू कोई अलग से नहीं आती। समझ गए? समझे? यही एन हो जाएगा जो टाइम दिया रहेगा। समझ गए? ठीक, नोट करेंगे यहाँ तक। चलिए, बैंकिंग टैक्सेशन में बैंकिंग का पार्ट खत्म करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे टैक्सेशन की तरफ। ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली जो हैं वो ऑप्शन में आते हैं बैंकिंग और टैक्सेशन के, या तो आप बैंकिंग के रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट के क्वेश्चन बनाएंगे या टैक्सेशन के बनाएंगे। मैंने शुरू में बताया कि टैक्सेशन जो है थोड़ा लेंदी पड़ता है बनाने में, 1 पन्ना 2 पन्ने का कैलकुलेशन चला जाता है ना, और उसमें गलती के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। एक जगह भी अगर गलती हो गई तो समझ जाओ पूरा कैलकुलेशन गलत होने वाला है, क्योंकि पिछले स्टेप से ही अगला स्टेप कनेक्टेड रहता है। पीछे का डाटा ही आप लेके अगला डाटा बनाते हो, तो अगर कहीं भी गलती हो गई तो अगला पूरा डाटा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका ये रहेगा कि आप टैक्सेशन को प्रेफरेंस ना देके बैंकिंग को प्रेफरेंस दें। अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में, तो कृपया करके आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को बनाइए, टैक्सेशन वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि रिकरिंग ज़्यादा आसान है। 2 4 5 क्वेश्चन जो हमने अभी प्रैक्टिस किया है, आप उतने क्वेश्चन लगा लेंगे तो उतना सफिशियंट है। टैक्सेशन के चक्कर में नहीं रहना है, और बहुत मजबूरी है, बहुत अच्छे से टैक्सेशन बन रहा है आपसे, तभी आप टैक्सेशन के साथ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन बनाने में टाइम भी कम लगेगा, तो कम टाइम अगर इसमें देंगे तो बचा कुचा टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस को दे सकते हैं, ठीक। क्योंकि टैक्सेशन बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक, और गलती भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समझ आई बात? इसीलिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन अगर आता है तो फिर आप उसको क्लियर कट तरीके से बनाएंगे, टैक्सेशन छोड़ देंगे, अपनी जिद भी छोड़ देंगे, है ना जी? ठीक, चलिए शुरू करें। पहला सवाल हम ले रहे हैं जो आपकी परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 81 में पहला क्वेश्चन लिया गया है। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन एंड पर बात करेंगे, क्वेश्चन आपको विजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन है, द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द ईयर 2013-14 इज 4,10,000 एक्सक्लूडिंग HRA। HRA बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस को, ऐसे ही है। तो एक आदमी की 1 साल की कमाई कितनी है? 4,10,000। तो यहां पर हम गिवन बनाते हैं, ठीक। सबसे पहला डाटा क्या दिया गया है? एनुअल इनकम। याद रखना, टैक्सेशन के लिए हमेशा 1 साल का इनकम ही लिया जाएगा। अगर महीने का इनकम लिखा हुआ है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 1 साल का इनकम बनाएंगे। कई बार टैक्स के क्वेश्चन में क्या होता है, मंथली इनकम लिखा रहता है। आपने क्वेश्चन बनाया ना अपने टेक्स्ट बुक का, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आए होंगे जिसमें मंथली इनकम लिखा रहता है, 40,000, 12,000, 20,000। तो फिर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेते हैं? 1 साल का इनकम। तो याद रखना, हमको टैक्स निकालने के लिए कौन सा इनकम चाहिए? एनुअल इनकम। यहां एनुअल इनकम कितना लिखा गया है? 4,10,000, ये ठीक। He pays annual premium of 24,000 towards LIC and he contribute in GPF 4,000 rupees। GPF हर महीने कटता है ना, तो ये देखो 4,000 रुपया GPF में कटेगा, लेकिन इसमें मंथली नहीं लिखा हुआ है। अब चूंकि GPF का अमाउंट 4,000 रुपया है, इसलिए हम इसको छोटा अमाउंट समझते हुए मंथली मान लेंगे। और GPF भी हम कितने दिन का बनाएंगे? 1 साल का। जो भी डाटा लेना है पूरा 1 साल का लेना है। समझ आई बात? जैसे LIC में इन्होंने लिखा है प्रीमियम पे कर रहा है, एनुअल प्रीमियम लिखा है LIC के लिए, एनुअल प्रीमियम। एनुअल का मतलब ये तो 1 साल, लेकिन GPF के साथ उन्होंने कोई एनुअल या मंथली शब्द यूज नहीं किया है।
इसका मतलब है हम उसको मंथली मान के चलेंगे 4000, तो उसको अर्ली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आई बात? एक साल में कितना जीपीएफ का पैसा कटता है वो बन जाएगा। ही बायज एनएससी सर्टिफिकेट ऑफ ₹25,000, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये पूरे सेविंग्स के कॉलम चल रहे हैं ना। ही ऑल्सो डोनेटेड 20,000 टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड 12,000 टू ओल्ड एज होम एलिजिबल फॉर 50% रिबेट, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर फंड गवर्नमेंट संस्था है तो 100% टैक्स फ्री रहेगा। और ये जो ओल्ड एज होम है यानी वृद्धा आश्रम है, ये 50% रिबेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये प्राइवेट संस्था है। ठीक, तो 50% पर टैक्स लगेगा, इसका 50% बच जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। Calculate the income tax paid by him in the financial year. Saving up to 1 lakh rupees is tax free. This is under section 80C. And rate of income tax. एक कॉलम बना हुआ है इनकम टैक्स के रेट का, वो आप देख लीजिए। 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2,01,000 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया के बीच में 10% का टैक्स है। 5,01,000 रुपया से लेकर के 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स है। ठीक है, बुक में ध्यान देंगे। इसके अलावा एजुकेशनल सेस 2% है पेएबल टैक्स का, और हायर एजुकेशनल सेस 1% है, ये भी पेएबल इनकम टैक्स पर लगेगा। यानी टोटल कुल मिला जुला के एजुकेशनल टैक्स कितना देना होता है, 3%। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो 3% हमको एजुकेशनल टैक्स देना रहता है। लेकिन किस पर देना होता है एजुकेशनल टैक्स? पेएबल इनकम टैक्स अमाउंट पर। किस पर देते हैं जी? कि टैक्सेबल अमाउंट पर देते हैं। टैक्सेबल अमाउंट ना, जितना टैक्सेबल अमाउंट आता है उस पर 3% एजुकेशनल टैक्स लगता है। ऐसे ही है, हाँ वही है, इनकम टैक्स बोलो या पेएबल इनकम टैक्स अमाउंट बोलो, एक ही चीज है। समझ गए? तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम यहां पर सेविंग्स के कॉलम बनाते जाएंगे। तो गिवन क्वांटिटी हो गई, अब देखते जाना। पहला हम यहां पर बनाएंगे एनुअल सेविंग्स। एक साल में टोटल सेविंग्स कितनी होती है, एनुअल सेविंग्स। ठीक, पहला चीज इन्होंने LIC का सर्टिफिकेट लिया, प्रीमियम लिया 24,000 का एक साल का। तो हम यहां लिखेंगे LIC में इन्होंने कितना रुपया डाल दिया, 24,000 रुपया एनुअली, याद रखना एक साल का, एक साल का लेना है। जीपीएफ में 4,000 डोनेट करते हैं। जीपीएफ किसको बोलते हैं मालूम है? किसको? हाँ, जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है ना। लेकिन इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 4,000 रुपया है। अब 4,000 रुपये मंथली है। समझ आई बात? तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके एक साल का बना लेंगे। तो 12 चौको 48 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 48,000। समझ में आ रहा है? तीसरा चीज, इन्होंने कहां सेव कर दिया पैसा, एनएससी का सर्टिफिकेट खरीद लिया 25,000 रुपए का। एनएससी सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये 25,000 रुपए का इन्होंने परचेस कर लिया। टोटल सेविंग इतनी ही है, इसके अलावा डोनेशन है। तो यहां पर हम लाइन खींच के लिख लेंगे टोटल सेविंग। कितनी हो गई, इसको जोड़ लीजिए, 24,000, 48,000, 25,000। इनको जोड़िए, कितना बनता है ये? 97,000 यही बनता है। तो टोटल एक साल की जो सेविंग है वो इतनी है, 97,000 रुपीज। ठीक है, और सेक्शन 80C के तहत 1 लाख रुपया तक अगर आप पैसा सेव करते हैं किसी भी फंड में डाल दीजिए इनमें से, तो 1 लाख रुपए तक अगर आप पैसा सेव करते हैं किसी फंड में डालते हैं तो उस 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। ये तो 1 लाख से कम है, ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा या नहीं? तो हमने एक साल में कमाया इतना, और उसमें से ये इतना सारा पैसा क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इतने रुपए में से इसको क्या करें, हम हटा देते हैं क्योंकि इस पे तो टैक्स नहीं लगना है। तो बचा कुछ अमाउंट देखिए, देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग अमाउंट, टोटल हमारा इनकम क्या था, 4,10,000, इसमें से माइनस क्या कर दिए, ये टैक्स फ्री पैसा। कितना बचेगा जरा माइनस करके बताइए, 3 0 माइनस 3 0। ठीक, 10 में से 7 गया 3,
जीरो, फिर 10 में से 9 गया 1 और 3, यही आएगा 3,13,000। ठीक है, तो 3,13,000 रुपया अभी तक बचा। 4,10,000 में से हमने 97,000 रुपीज को हटा दिया, टैक्स फ्री पैसा हो गया ये। 3,13,000 रुपये बचता है सेविंग्स को हटाने के बाद। समझ आया? इसके अलावा इसने क्या किया, सेविंग्स के साथ साथ कुछ पैसा डोनेट किया है, तो अब हम कॉलम बनाएंगे डोनेशन का। किसका कॉलम? डोनेशन का कॉलम बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट हो गया 3,13,000। अब हम आते हैं डोनेशन के कॉलम पर। ये पहला कॉलम था एनुअल सेविंग का। दूसरा कॉलम किसका बनाना है? एनुअल लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डोनेशन। कहां कहां डोनेशन किया? पहला डोनेशन देखो कहां दिया, 20,000 रुपए देता है ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं पीएम केयर, चलेगा? लिख दूं पीएम केयर। तो इसमें कितना रुपए इन्होंने डोनेट किया? अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है पीएम केयर, ये गवर्नमेंट का है, इसलिए पूरा का पूरा पैसा ये क्या हो जाएगा? ये टैक्स फ्री हो जाएगा। दूसरा डोनेशन कहां दिया? ओल्ड एज। होम में कितना पैसा डोनेट करते हैं ये? 12,000 रुपए। लेकिन ये ओल्ड एज होम जो है, वृद्धा आश्रम, ये इन्होंने लिखा है 50% टैक्स फ्री रहेगा सिर्फ, मतलब ये प्राइवेट है। तो 12,000 रुपए डोनेट कर रहे हैं। देखिए कितना है? 12,000। तो 12,000 रुपए डोनेट करें तो क्या पूरा का पूरा 12,000 टैक्स फ्री हो जाएगा? ये 50%। तो इसमें सिर्फ हम कितना लेंगे? 50% ऑफ 12,000, जो कि कितना बनता है? 6,000। ये समझ आया? 50% ऑफ 12,000 यानी 12,000 का आधा कर दीजिए 50%, तो 6,000 हुआ। तो टोटल डोनेशन कितना हो गया? कहने का मतलब ये है कि ये 20,000 पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा और ये 6,000 पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। डोनेशन हुआ 12,000 इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ 6,000 ही माफ होगा, 6,000 पे टैक्स लगेगा। तो टोटल माफ करने वाला कितना हो गया? 20,000 और 6,000 मिला के कितना? 26,000। ये है टोटल डोनेशन। समझ आया? आया जी यहां तक? ठीक, अभी हमारे पास कितना पैसा बचा था? इतना पैसा और माफ हो जाएगा डोनेशन के चक्कर में। इतने पैसे में से इसको और निकाल देते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट बताइए कितना बचा? माइनस करके बताइए। 3,13,000 में 26,000 माइनस करिए, बोलिए कितना आता है? 2,87,000। कंफर्म? 2,87,000 सही है? आ रहा है? अच्छे से किए हो ना? 2,87,000। यही प्लस माइनस में गड़बड़ होता है, अगर एक जगह भी मिस्टेक हो गया तो फिर पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। यहां तक समझ आया? तो इतना पैसा बचा। अब तो पूरी सेविंग चली गई, पूरा डोनेशन वाला पार्ट चला गया, अब सिर्फ टैक्स का कैलकुलेशन होना है। तो यही पैसा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। क्या कहलाएगा? यानी जिस पे इनकम टैक्स लगना है, ये वो पैसा है। ठीक, तो अब हम अगला कैलकुलेशन देखिए। पहला हमने लिख लिया एनुअल इनकम, दूसरा हमने टोटल सेविंग का कॉलम बना लिया, तीसरा हमने डोनेशन का कॉलम बना लिया। अब अगला जो चीज है 1, 2, तीसरा हम कैलकुलेशन किसका करेंगे? टैक्स का। टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। और टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए हम देखेंगे चार्ट जो बुक ने बनाया है। चार्ट में क्या लिखा है? 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, नील लिखा है ना, नील मतलब कोई टैक्स नहीं है। 2 लाख से अगर पैसा ज्यादा है 5 लाख के बीच में तो 10% टैक्स लगेगा, 5 लाख से ऊपर पैसा है 10 लाख के बीच में तो 20% टैक्स लगेगा। ये पैसा किसके बीच में फंसेगा? 2 लाख से बड़ा है, 2 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, तो 2 लाख तो वैसे ही माफ हो गया। इस पैसे पे टैक्स लगना है 2,87,000 रुपए। और ये टेबल क्या बताता है कि 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो 2 लाख और इसमें से निकल जाएगा। समझ आया? तो बचा कितना? 87,000, 87,000। उस पे कितना लगेगा?
क्यों 10% लगेगा? क्योंकि ये पैसा 2 लाख से ऊपर है, तो 2 लाख से ऊपर जितना पैसा होगा और 5 लाख के बीच में, 2 लाख से ऊपर 5 लाख के बीच में जितना पैसा रहेगा उस पैसे पर 10% टैक्स लगेगा। तो 2 लाख के ऊपर कितना पैसा है? 87,000, तो 87,000 पर 10% लगेगा। समझ आया? समझे? तो पहला चीज तो हम ये लिख लेते हैं कि अप टू 2 लाख रुपीस नो टैक्स, 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। और 10% कहां पर है? हम्म 2 लाख से पैसा जो ज्यादा होगा उस पर 10% है, ठीक। तो उसको देखिए, 10% ऑफ। 2 लाख से ज्यादा कितना पैसा है? 2 लाख हम इसमें से हटा देते हैं, तो इसमें से 2 लाख निकाल दीजिए। तो कैसे लिखना है इसको? ऐसे 2,87,000 में से 2 लाख यहां से हमने निकाल दिया, ऐसा। दिस इज 10% ऑफ दिस। ये 87,000 ही लिखा है ना, इसमें से हम 2 लाख निकाले दे रहे हैं। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया? 10% को ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहां कितना बचेगा? सिर्फ 87,000, ठीक है। एक जीरो यहां से काट दीजिए, एक जीरो यहां से काट दीजिए, कितना बचा ये? 8700, 8,700 रुपए, ठीक है। समझे? ये पैसा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। क्या कहलाएगा? यानी इतना टैक्स आपको देना है। समझे कि नहीं समझे? कितना टैक्स देना है? 8,700 रुपया। लेकिन जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनता है उसके ऊपर और क्या लगता है अलग से? एजुकेशनल टैक्स। कितना होता है एजुकेशनल टैक्स? 3%। तो एजुकेशनल टैक्स इसी पर निकलता है। एजुकेशनल सेस 3% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। ठीक, निकाल लेते हैं। 3% ऐसे लिखा जाएगा और टैक्सेबल अमाउंट है हमारा 8,700। ये 2 जीरो कट गया और 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 25, नहीं 26, ठीक है, सही है। 7 3 जा 21, 2 बचा, 8 3 जा 24 और 2 26, 261 रुपया। तो इतना तो देना ही है, साथ में एजुकेशनल टैक्स भी ये देना है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता है, हर कर्मचारी को देना पड़ता है। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? ठीक, इसके बाद हम चौथा कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा हो गया टोटल इनकम टैक्स पेएबल। कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए। 8,700 प्लस 261 कितना हो गया? 8,961। यही है, ठीक है। 8,961 रुपया इतना टोटल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बन जाएगा जी? ठीक, मैच कर लीजिए पुस्तक से, आंसर मैच हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। मैं आपकी बुक का पेज नंबर 81 का सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। देखिए, कई बार ये होता है, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन बना रहे थे ना, इस क्वेश्चन में ये था कि सेविंग का भी एक कॉलम दिया था और डोनेशन का भी दिया था क्वेश्चन में ही। यानी जो भी एम्प्लॉई है वो कुछ पैसा सेविंग्स में भी डालता है, डोनेशन भी करता है। लेकिन परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि खाली सेविंग का उसमें टॉपिक रहता है, डोनेशन का नहीं रहता, तो कैलकुलेशन और छोटा हो जाता है। समझ आया? तो अब आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे सब में सेविंग्स बस रहेगा, डोनेशन नहीं रहेगा। तो उसको कैसे बनाना है देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं पेज नंबर 81 का सेकंड क्वेश्चन, और हमारा भी सेकंड क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन है द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन इज 4,80,000 इन द ईयर ऑफ 2012-13 एक्सक्लूडिंग HRA। 4,80,000 एनुअल इनकम है। तो इसको हम यहां पे मॉडिफाई कर लेते हैं, 4,80,000 कर लिया हमने, ठीक है। 4,80,000 एनुअल इनकम गिवन हो गया हमारा, ठीक। अब आगे देखना, ही पेस एनुअल प्रीमियम, ये क्या शुरू हो गया? सेविंग्स।
एनुअल एक साल का लेना है। एनुअल प्रीमियम ऑफ 18,000 टुवर्ड्स LIC। LIC में कितना पैसा देते हैं? 18,000 बन जाएगा, ठीक है। आगे पीछे लिखना अलाउ है ना, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही कंट्रीब्यूटेड 36,000 इन GPF, 36,000 रुपया GPF। इसके पहले क्वेश्चन में कितना था? 4,000 रुपया। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना लिया था? ये। और यहां पे कितना लिखा हुआ है? 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए एक महीने में कटता होगा कि एक साल में कटता होगा? एक साल में। तो याद रखना, एनुअल या मंथली नहीं भी लिखा होगा तो छोटा और बड़ा पैसा देख के तो आप पहचान जाओगे कि मंथ का है कि ईयर का है। समझ आया? तो 36,000 रुपए एक महीने में कटता होगा किसी का GPF में, कि साल में कटता होगा? साल में। तो हम यहां पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 36,000 रुपए GPF का। GPF है ये ना, ये लिख दिया है मैंने, करेक्ट कर लेना, GPF, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, एंड 20,000 इन NSF लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कितने का? 20,000 का। समझ गए? इफ एजुकेशनल सेस इज 3% ऑफ पेएबल टैक्स एंड ही डिपॉजिटेड 1,500 रुपया पर मंथ एज इनकम टैक्स फॉर 10 मंथ। ये कौन सा क्वेश्चन है, समझ आया? ये आपने टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये क्या करता है? 1,500 रुपया हर महीना पटाता रहता है, ताकि आखिरी में उसको इकट्ठा इतना सारा टैक्स ना देना पड़े, जो बचा कुचा रहे वो देना पड़े, क्योंकि एक साल का टैक्स देना रहता है। अब तुम चाहे थोड़ा थोड़ा करके हर महीना पे करते रहो, चाहे इकट्ठा पे कर दो आखिरी में। तो ये क्या कर रहा है? देखिए, ही डिपॉजिटेड 1,500 रुपीज पर मंथ एज इनकम टैक्स फॉर 10 मंथ। 10 महीने तक तो ये 1,500 रुपए जमा करता रहा है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है। देन फाइंड रिमेनिंग इनकम टैक्स सेविंग अप टू 1 लाख इज टैक्स फ्री। 1 लाख रुपए तक यहां पर टैक्स फ्री है सेक्शन 80C के तहत, है ना। इसके अलावा अब कॉलम यहां पर जो बना हुआ है, इन्होंने लिखा है अप टू 2 लाख रुपया कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में 10% का टैक्स है। समझ गए? चलिए शुरू किया जाए, शुरू करें। टोटल इनकम टैक्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ गुणा भाग लगाएंगे। बताइए, टोटल सेविंग्स को ऐड करके बताइए कितना बनता है ये? 74, ठीक है। अच्छे से ऐड करना भैया ना। 1 लाख रुपए तक सेविंग्स में फ्री रहता है, टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये तो 1 लाख से कम है, तो पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाएगा। तो 4,80,000 में से हमने क्या किया? 74,000 को निकाल दिया। कितना बचेगा? माइनस कर लो। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 4,06,000। कितने बचेगा? ऐसे लिखेंगे ना, 4,06,000। 4,06,000 रुपया हमारा रिमेनिंग अमाउंट आया। और डोनेशन का कोई कॉलम है नहीं, इसका मतलब है यही पैसा कौन सा पैसा है? टैक्सेबल अमाउंट है। समझे? इसमें से भी जब आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। तब हम डायरेक्ट इसके बाद सेकंड हमारा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि डोनेशन नहीं है, ठीक। तो इसमें सीधा लिखना है हमको अप टू 2 लाख रुपीज देयर इज नो टैक्स। और 2 लाख से ऊपर जो पैसा है 5 लाख के बीच में, उसमें कितना परसेंट लगना है? 10%। तो इसमें कितना पैसा 2 लाख के ऊपर है? यानी इसमें 2 लाख निकाल दो, बस हो गया। जो बचा कुचा रहेगा वही तो 2 लाख से ऊपर होगा। तो कितना लगेगा उस पे? 10% ऑफ, इसमें से 2 लाख निकाल देते हैं अपन। समझ गए? ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है ना, टैक्सेबल अमाउंट। परसेंट को ऐसे लिखते हैं। और यहां पे कितना बचेगा? अगर 2 लाख माइनस करते हैं तो 2,06,000। 1 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया। कितना बचेगा? 20,600। कितनी बचेगा? यानी 20,600 रुपया टोटल टैक्स देना है। समझे? तो मैं यहां पर लिखता हूं
टैक्सेबल अमाउंट इज 20,600 रुपीज। ठीक, अब ये क्या करता है, ऑलरेडी वो टैक्स पटा रहा है 1,500 रुपया हर महीने 10 महीने तक, तो कुछ तो पैसा उसने पटा दिया है, जो बचा कुचा होगा वही आखिरी में देगा, 2 महीने का पैसा बचेगा। समझ आया? तो कितना टैक्स उसने पटा दिया, देखिए, सिंस टैक्स ऑलरेडी पेड, बताइए कितना रुपया महीना पे कर रहा है जी, कितने महीने तक, तो टोटल कितना पे कर दिया, कितना, 15,000। तो कितना देना पड़ेगा जो बचेगा, तो कितना बचा, देखिए, रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा, 20,600 टोटल था पैसा। अच्छा, इसमें हमने एक गड़बड़ी कर दी, क्या नहीं जोड़ा, एजुकेशनल टैक्स नहीं जोड़ा, तो उसको भी हमको लेना था, तो ये सुधारेंगे थोड़ा सा, इसको बाद में लेंगे। निकालिए एजुकेशनल टैक्स, इसी का 3%। हाँ जी, एजुकेशनल टैक्स निकाल लो, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसी का 3% हम निकालते हैं। 3% आप निकालोगे 618 रुपये आता है, आ रहा है तुम लोग का 618। टोटल इनकम टैक्स यहां से बनेगा, टोटल पेएबल इनकम टैक्स, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20,600 तो देना ही है, साथ में एजुकेशनल टैक्स 618 रुपए देना है। कितना हो गया जी जोड़ने से, ये हो गया 8, 1, 6, 6, 12 और ये 1 और ये 2, 21,218 रुपए, यही बना। अब हम लिखेंगे कितना टैक्स वो ऑलरेडी पटा चुका है। टैक्स ऑलरेडी पेड 1,500 रुपया 10 महीना तक, यानी टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपए तो वो पटा चुका, देना है इतना, इतना पे हो चुका ऑलरेडी 10 महीना में, तो बचा कुचा होगा वही देगा आखिरी में। तो बचा कुचा टैक्स कितना है, रिमेनिंग इनकम टैक्स 21,218 माइनस 15,000, कितना बचेगा, 6,218 रुपया। इतना पैसा बचा है और यही पैसा आखिरी में उसको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। ठीक है, मैच कर लीजिए आंसर, सही जा रहे हैं? हाँ भाई ठीक है, 6,218 रुपए। ठीक है, तो गड़बड़ी होती है, एक स्टेप भी अगर अपन भूल गए कहीं पर तो गड़बड़ हो गया, समझ गए? ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तीसरा क्वेश्चन। मैं आपसे आपकी बुक से ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 82 का, 82 का क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। कई बार क्या होता है परीक्षा में, टेबल वाला क्वेश्चन नहीं आता, समझ आया, खाली एक पैराग्राफ रहता है, उसी में सारी डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना, इसलिए हम हर तरह के 2-2 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, समझ रहे हो? अभी टेबल वाले 2 क्वेश्चन हमने बना लिए, अब बिना टेबल वाला खाली पैराग्राफ रहेगा, यानी उसमें जो टैक्स स्लैब रहता है 2 लाख रुपए तक नील, कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, ऐसा रहता है। तो कई बार ये होता है कि एक पैराग्राफ सिंपल आ जाता है, उसमें कोई टैक्स स्लैब वगैरह नहीं रहता, पूरा डाटा उसी में से आपको निकालना रहता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इस तरह से कर लेते हैं। आई बात समझ में? शुरू किया जाए। क्वेश्चन बता दिया, पेज नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो हम एक ही क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, द टोटल इनकम ऑफ रमेश इन द ईयर 2008 से 9 इज 3 लाख। टोटल एनुअल इनकम कितना है, गरीब आदमी है, 3 लाख रुपया। ठीक है, ठीक है। ही पेस एनुअल प्रीमियम ऑफ 12,000 टुवर्ड्स LIC। LIC में कितना दे रहा है ये एक साल में, 12,000। ठीक है, एंड ही कंट्रीब्यूट्स इन हिज GPF 1,000। तो 1,000 तो बहुत भारी रकम है, एक साल के लिए होगा कि एक महीने के लिए होगा, तो उसको 12 महीने का आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है,
जो पैसा उसका जीपीएफ में कट रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। कितना हो गया ये? 12,000 रुपये। ये एनुअली हो गया, यानी हर चीज यहाँ पे एक एक साल का लेना रहता आपको। ठीक, अब देखो इसमें होशियारी क्या है, जीपीएफ में हर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एनुअल या मंथली नहीं लिखता, तो हम क्या करते हैं, पैसे को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि महीने वाला होगा कि एक साल वाला होगा। तो छोटा अमाउंट अगर जीपीएफ में लिखा तो आप एक महीना मान लीजिए और 12 से मल्टीप्लाई करके उसको एनुअल बना लीजिए। और अगर बड़ा पैसा लिखा रहेगा जैसे 36,000, 48,000, 40,000, तो आप उसको एक साल का मान लेंगे पूरा पूरा। समझ गए? ठीक, बस इतने कंट्रीब्यूशन है। एनएससी सर्टिफिकेट नहीं खरीदा इसने। इफ अप टू 1.5 लाख, 1,50,000 इनकम टैक्स इज नील, यानी वो जो स्लैब देता है ना, टेबल बना के देता है, उसमें 2 लाख 3 लाख लिखता है, तो यहां पे लिखा है सिर्फ इफ अप टू 1,50,000 रुपीज इनकम टैक्स इज नील। क्या मतलब है? कहां तक पैसा फ्री है? 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? निकल गया डाटा। उसके बाद टैक्स पेबल अबाउट यानी इससे आगे 1,50,000 इज एट द रेट ऑफ 10%। कहने का मतलब ये है कि अगर 1,50,000 से ज्यादा पैसा है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 10%। ऑल सेविंग्स अप टू 1 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। 1 लाख रुपए तक सेविंग्स में आपको टैक्स फ्री रहेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 80C। एंड एजुकेशनल सेस इज 3% ऑफ टोटल इनकम टैक्स पेबल। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम। बन जाएगा, आसान है। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से बनाते हैं इसको फटाफट। तो एनएससी सर्टिफिकेट यहां पे नहीं लिया गया तो हम ये इसको हटा देते हैं। टोटल सेविंग कितनी हो गई? 12,000, 24,000। हमने कमाया 3,24,000, हमारा टैक्स फ्री हो गया, तो उसमें से हम निकाल देते हैं। तो 3 लाख में से हमको 24,000 माइनस करना है, कितना बचेगा? 2,76,000। देख लो चेक करके, इतना ही है ना। 24 जोड़ने से 3 हो जाएगा, सही है। 4 जोड़ेंगे तो 80 और 20 जोड़ेंगे तो 300। ठीक, सही, इतना आया, हो गया। अब कोई डोनेशन वगैरह तो है नहीं, 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन में अप टू 1,50,000 यानी 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। और 1.5 लाख के ऊपर जो है टैक्स लगता है, तो ये पैसा 1.5 लाख से बड़ा है कि नहीं? इसमें से 1.5 लाख निकाल देते हैं, बचा कुछ पैसे पर कितना टैक्स लगेगा? 10%। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2,76,000 में से कितना पैसा निकाल दें? 1.5 लाख, जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा उसको निकाल देते हैं। कितना पैसा बचेगा जी? 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 लाख और 3 0 26,000। ठीक, 1 0 यहां से कट गया, 1 0 यहां से कट गया, कितना बचा ये? 12,600। इतने बचेगा। 12,600 रुपया आया टोटल टैक्स का पैसा, यानी यही टैक्सेबल अमाउंट है। और टैक्सेबल अमाउंट पर ही क्या लगता है? एजुकेशनल टैक्स। तो 12,600 रुपए पर 3% हमको टैक्स देना है एजुकेशन विभाग को। निकाल लेते हैं। दिस इज 3/100, 12,600। 2 0 यहीं से कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 त्रिक 18 और 3 दूनी 7, 3 एकम 3 हो गया 378 रुपया। तो टोटल पेबल टैक्स कितना हुआ? इतना तो देना ही है, साथ में एजुकेशनल टैक्स भी देना है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जोड़ लेते हैं, चलिए। दिस इज 78 और 6 3 9 और ये 12,978 रुपया। सही है, ठीक है, मैच कर लीजिए। 12,978 रुपए सही आ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसका, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न लेते हैं। मैं आपकी बुक से ले रहा हूं पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी सवाल है आपकी पुस्तक का, और हमारे लेक्चर का भी आखिरी सवाल है। क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 वॉज 4,10,000। 4,10,000
10,000 रुपया, ठीक है, एक साल की कमाई है। शी डिपॉजिटेड 24,000 एज अर्ली प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। LIC में अर्ली प्रीमियम कितना जाता है इनका? 24,000 रुपीज, ठीक है। 4,000 रुपीज एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड, यहां पर एवरी मंथ लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, GPF में 4,000 रुपया हर महीना जाता है, तो हमको एक साल का बनाना रहता है, तो 12 चौको कितना हो गया जी? 48, 48,000 रुपीज एक साल में GPF में उनका पैसा कटता है, ठीक है। एंड शी ऑल्सो परचेस्ड अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ रुपीज 25,000। NSC सर्टिफिकेट भी इन्होंने लिया है, कितने का? 25,000 का, समझ गए? हो गया। If a maximum of rupees 1 lakh can be invested in any type of saving to qualify for the tax rebate, 1 लाख रुपया तक अंडर सेक्शन 80C टैक्स फ्री रहेगा। Then calculate the payable tax, the rates are as follows, यानी 2 लाख रुपए तक, ये जो टेबल बना हुआ है, 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2 लाख से 5 लाख के बीच में 10% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% लगेगा। इन एडिशनल 3% एजुकेशनल सेस हैज टू बी पेड ओवर द इनकम टैक्स, ठीक है, वो तो लगनी ही है, स्वाभाविक सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल सेविंग कितना हो गया बताइए इन सबको ऐड करके? 97,000 रुपीज। तो हमने कमाया 4,10,000, उसमें से ये पैसा टैक्स फ्री हो गया क्योंकि 1 लाख से कम है, ये पूरा 1 लाख माफ हो जाता। तो कई बार इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, 1 लाख माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि भाई 1 लाख तक छूट है, तो आप 1 लाख सेव किए हो क्या? तो जितना सेव करोगे उतने ना माफ होगा, इसलिए इस पैसे को माइनस करना है टोटल में से, 1 लाख को नहीं करना है, समझ गए? 97,000 माइनस करिए, कितना बचता है बताइए? 3,13,000, कर लोगे ना? 3,13,000 पर टैक्स लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ने बोला है इनकम टैक्स में कि 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। तो ये पैसा 2 लाख से ज्यादा है, जितना पैसा 2 लाख से ज्यादा होगा उस पर 10% टैक्स लगेगा, तो 2 लाख हटा देते हैं इसमें से। 3,13,000 में से 2 लाख रुपया हम निकाल दे रहे हैं, तो बचा कितना? 1,13,000। कितनी बचेगा बोलो? 1 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो ये कट गया, कितना बचा? 11,300। सही जा रहे हैं ना? हाँ, 11,300 रुपया आया टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट इज 11,300 रुपीज। जो भी टैक्सेबल अमाउंट होता है उस पर एजुकेशनल टैक्स लगता है 3%, तो इसी का 3% हम निकाल लेंगे। और कैसे निकालना है ये आप जान रहे हैं, 2 जीरो यहां से कट गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 339 रुपीज। दोनों को जोड़ लीजिए, यानी टैक्सेबल अमाउंट और एजुकेशनल टैक्स मिला के इनकम टैक्स बन जाएगा। 11,300 में 339 ऐड कर लीजिए, 9 3 और 3 3 6 एंड दिस इज 1 1, 11,639 रुपए, 11639। दिस इज द टोटल इनकम टैक्स पेएबल। हो गया जी, बना लेंगे? ठीक। अब आपको चुनना है कि आप बैंकिंग के क्वेश्चंस प्रेफर करेंगे या टैक्स के, अपने टेस्ट के हिसाब से डिसीजन लीजिए। लेकिन साथ ही साथ इस चैप्टर के जो MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, उसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कभी कभी 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन हर साल आता है यहां से, हर साल। तो इस चैप्टर के MCQs नहीं छोड़ने हैं, ठीक है जी।